अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। मैं हूं महक असलाम। नए दिन में खुशामदीद। तो जनाब नया दिन है, लेकिन आगाज़ गुफ्तगू का हम करेंगे गुज़श्ता रात से। गुज़श्ता रात रहमतों वाली रात थी, बरकतों वाली रात थी, मग़फ़िरत की रात थी, तौबा वाली रात थी, जिसे हम ये कहते हैं कि शब बारात को अगर ये कहा जाए कि ये वो रात है जिसमें नसीब लिखे जा रहे हैं, इंसान का रिस्क लिखा जा रहा है। यानी कि क्या अल्लाह ताला के नज़दीक जो इंसान के लिहाज से उसके पूरे साल का बजट है वो अगर मुरतब किया गया तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। इंसान का रिस्क कितना है इस पूरे साल में, कितनी कामयाबी वो हासिल कर लेगा, कौन कौन सी नाकामियों का सामना करना पड़ेगा, अल्लाह ताला के यहाँ ये सब चीज़ें तरतीब दे देगी। और इसीलिए बार बार कर हम देख रहे थे कि उलमाए कराम जो हैं, मौलवी हजरात जो हैं, वो बार बार ये कह रहे थे कि जितना हो सके आप अल्लाह से तौबा करें। यानी ज़िंदगी की अगर एक किताब बंद हो रही है तो वो तौबा पे बंद हो, एक किताब अगर लिखी जा रही है, खुल रही है, तो वो तौबा से उसका आगाज़। बेशक नसीब तो लिखा जाता है, लेकिन दुआओं से वो बदल भी जाता है। दुआएं जब मांगते हैं तो अल्लाह सुनता है। जो मेहनत हम करते हैं उससे भी नसीब बदल जाता है। तो मेहनत करनी है, ये हमने इसका आज़म जो है इसको दोहराना तो है, लेकिन साथ साथ जब हम देखते हैं, मैं जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये साल कैसा होगा ये लिखा जाता है। इस साल अब अगर हम बात कर लें कि अब चंद रोज़ बाकी हैं, रमज़ान की आमद है, और जब रमज़ान की बात करते हैं, रहमतों का महीना, बरकतों का महीना, और उस महीने में हम क्या देखते हैं कि कुछ कोताहियाँ हमसे हो जाती हैं, कुछ गलतियाँ हम करते हैं। वो गलतियाँ क्या होती हैं? ज़ख़ीरा अंदोज़ सरगर्म हो जाते हैं। वो गलती क्या होती है कि जब चीज़ें सस्ती मिलनी चाहिए वो अशिया महंगी मिलती हैं। जो चीज़ें वाफिर मिक़दार में मौजूद होती हैं, जो कि आसानी से मिल जानी चाहिए, हर शख्स के दस्तरखान पर होनी चाहिए, वो फल हो, वो कोई और चीज़ हो, वो सब दस्तरखान की जीनत हो, सहरी हो या इफ्तारी हो, वो मुझे ये लगता है कि खुसूसन पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल हो जाता है। जबकि अगर हम बैरूनी ममालिक में देखें तो होता क्या है कि जब भी कोई त्यौहार आता है तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें या तो महंगी हो जाती हैं या शॉर्ट हो जाती हैं, और फिर अगर मिलती हैं तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं। हमने हर शहर से कीमतों से मुतालिक डेटा इकट्ठा किया है। आज इस मौजू पर आगे चल के प्रोग्राम में हम तफसीलन बात करेंगे। अब ज़रा बात करते हैं एक और अहम चीज़ की, कोरोना की, जिसकी तीसरी लहर ने पाकिस्तानियों को मुश्किल में डाला हुआ है। 24 घंटे के दौरान 100 अफराद इस वबा का निशाना बनकर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। 4084 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टर का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। और अगर हम बात करें आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे यानी पंजाब की, तो वो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर हमें नज़र आ रहा है। लाहौर के बड़े अस्पतालों में 4 बड़े अस्पताल लाहौर के, जहाँ पर वेंटिलेटर्स अब खाली नहीं हैं। इसीलिए पंजाब में अब सख्त फैसले हो रहे हैं। शादियाँ हों या दीगर तकरीबात, इस पर पाबंदी आयद हो चुकी है। इंडोर डाइनिंग, उस पर भी आप पाबंदी है। पहले तो ये था कि आउटडोर अलाउ था, इंडोर पे पाबंदी थी, अभी इस पर पाबंदी लगा दी गई है। तफरीही मकामात जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन, ये सब कुछ बंद हो गया है। बाज़ारों से मुतालिक फ़ैसला ये है कि 6 बजे बाज़ार बंद हो जाएंगे। जिसने शॉपिंग करनी है वो पहले कर ले। और इसमें भी हम ये ज़रूर कहते हैं कि जब भी आप प्लान करें शॉपिंग का, उस वक्त जाएं जब रश कम हो, और अगर रश ज़्यादा हो तो गुरेज करें, क्योंकि रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करेंगे तो ही कोरोना का फैलाव थोड़ा स्लो डाउन हो पाएगा। ऑनलाइन कर लें। हाँ, कुछ चीज़ें ऑनलाइन नहीं भी हो सकती, कुछ चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें मुझे लगता है, क्योंकि जैसे पिछले ईद पे मैंने तो सब कुछ ऑनलाइन मंगवाया था। क्या हाँ, लेकिन क्या हर चीज़ ऑनलाइन। हमारी आबादी के हवाले से अगर हम देखें महक, और शौक है बाजारों में। हाँ, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमें जाके फिजिकल ही शॉपिंग करनी है, वो सेटिस्फाई नहीं होते। कुछ है भी निकल जाते हैं विंडो शॉपिंग के लिए, वो बिल्कुल ना निकले, वो तो बिल्कुल ना निकले, कोई ज़रूरत नहीं। आप विंडो शॉपिंग ऑनलाइन कर लें, वहीं पर देख लें क्या चीज़ मिल रही है। अच्छा, इस सियासी मैदान से खबर ये है कि एक बार फिर तब्दीली हुई है। तब्दीली किसकी हुई है? वज़ीर ख़जाना तब्दील हुए हैं। जनाब वज़ीर ख़जाना का कलमदान अब हम्माद अज़हर साहब को सौंप दिया गया। हफीज़ शेख साहब की हो गई है छुट्टी। इस पर सवाल ये उठ रहे हैं कि पहले बड़ी तारीफ़ हो रही थी, IMF का प्लान वो लेकर आए थे, उन्होंने नेगोशिएट किया था, सेनेटर मुंतखब उन्होंने होना था, बड़ी उन पर तकिया किए बैठी थी, रिलाय भी कर रही थी हमारी गवर्नमेंट। तो ये अचानक से हुआ क्या? और क्या सिर्फ ये तब्दीली हफीज़ शेख तक महफूज रहेगी, या फिर मजीद भी ऐसे लोग हैं जिनके कलमदान तब्दील होने की बातें होंगी? क्योंकि हमने देखा है कि एक ही सीट पे बार बार लोग आते हैं और बार बार उनकी कारकर्दगी से वज़ीर आज़म साहब सेटिस्फाई नहीं होते। लेकिन इससे पहले हुकूमत बड़ी तारीफ़ें करती नजर आती है, जब सडन कोई तब्दीली आती है तो सवाल तो उठता है बॉस। आगे बढ़ते हैं जनाब, वज़ीर आज़म इमरान खान की बात कर लेते हैं।
इमरान खान ने ख़त लिखा तो सऊदी वली अहद का फ़ोन आ गया उन्हें। वैसे अच्छा आप ख़त लिखे फ़ोन आ जाता है। सऊदी वली अहद ने इमरान खान को सऊदी अरब के दौरे की दावत दी है जनाब, जो कि वज़ीर आज़म ने कबूल भी किया है। दोनों ने माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे में शराकत दारी की ख्वाहिश का इजहार किया है। ज़बरदस्त जी, ये होना चाहिए, ये हर मुल्क की सतह पर होना चाहिए कि जो एक अच्छा काम हो रहा है ग्रीन इन्वायरमेंट से मुताल्लिक, उस पर सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। गुज़श्ता रात की अगर हम बात करें, शब बरात नहायत अक़ीदत एहतराम और मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। बाद नमाज मगरिब 6 खुसूसी नवाफिल अदा किए गए। सूरह यासीन की तिलावत और दुआए निस्फ शाबान का विर्द किया गया। बाद नमाज इशा इबादात, तौबा, इस्तग़फ़ार, शब बेदारी। मसाजिद में उलमाए कराम ने शब बरात के फ़ज़ाइल बयान किए। मसाजिद में सलातो तस्बीह, महफ़िल ज़िक्र नात, दुरूद शरीफ और खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया, जिसमें ये दुआ तो सब ने की कि या अल्लाह इस वबा से हमें महफूज फरमा। अल्लाह ताला के हुजूर गुनाहों से तौबा की, बख्शिश मांगी, मग़फ़िरत तलब की और पाकिस्तान की, अपने मुल्क की, अपने प्यारे वतन की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। शहरियों ने अपने मरहूमीन की कब्रों पर फातिह खानी के लिए कब्रिस्तानों का भी रुख किया। ज़ाहिर है ये हमारे यहाँ होता है, रवाज है, जाया जाता है। बहुत बड़ी रात थी गुज़श्ता रात जो गुजरी है रात। और जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि हम बार बार एक ही चीज़ बचपन से अब तक सुनते आ रहे हैं कि ये तौबा की रात है, यानी इस रात में आप जितनी अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांग सके मांगे। और फिर 15 शाबान यानी जो दिन है उसके रोज़े का कहा गया है। तो जनाब वो कहते हैं ना कि रमज़ान से पहले शबान आता है, जिसको हजूर पाक ने कहा कि ये मेरा महीना है। और कहा जाता है कि शबान में इंसान तैयार रहता है किसके लिए? एक ऐसे मेहमान के लिए जिसका हर मुसलमान को इंतज़ार रहता है। यानी हम बात कर रहे हैं रमज़ान की। तो जनाब रमज़ान की आमद से पहले ही खाने पीने की चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई हैं। और दूसरा, अगर हम पिछले साल के मुकाबले में इस साल कीमतों का मवाजना करें तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। क्या सब्ज़ी, क्या फल, क्या गोश्त, हर चीज़ की कीमत में फ़र्क आया है। समा के नुमाइंदों ने रोज़ाना की इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें जानने की कोशिश की कि पिछला साल और अब ये साल कितना फ़र्क आया है। इन शॉर्ट तब्दीली कितनी आई है। सबसे पहले कराची से साद साबरी की रिपोर्ट देखते हैं कि वहाँ पर गोश्त की कीमतों का क्या तनासुब रहा, यहाँ पर गोश्त किस भाव मिल रहा है। रमज़ानुल मुबारक का महीना बस आने ही वाला है। गुज़िश्ता गाय, बकरे और मुर्गी के गोश्त की कीमतें क्या थी और इस रमज़ान इनमें कितना इजाफा होगा, चलिए मार्केट का एक जायज़ा लेते हैं। पिछले रमज़ान से इस रमज़ान तक जानवर में 8,000 रुपये का फ़र्क आ चुका है। पिछले रमज़ान में 40,000 का जानवर मिलता था, इस रमज़ान में 48,000 का जानवर, 47,000 का जानवर मिल रहा है। इस महंगाई जो वहाँ तक जारी है, बाहर सप्लाई बहुत हो रहा है गोश्त। पिछले रमज़ान में 660 भी बिका है, 560 रुपये हड्डी वाला भी बिका है, अब 600 रुपये भी बिक रहा है, कोई 640 भी बेच रहा है हड्डी वाला। बगैर हड्डी का 700 बिक रहा है, 20 कम 700 भी बिक रहा है। बहुत फ़र्क पड़ता है। हमें दुकानदारी फ़र्क पड़ता है, दुकानदारी में कम हो जाती है। जो पहले दुकानदारी हमारी ज़्यादा होती थी उसमें बहुत फ़र्क आया था। ग्राहक कस्टमर चिक करता है, चिरान करता है, बोले यार तुम्हें पैसे बढ़ा दिए। अब हम कहाँ आए, हम पैसे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हमारे लॉस है। बकरे का गोश्त महंगा ही हो रहा है, ये एक्सपोर्ट भी हो रहा है, वो महंगाई भी बढ़ रही है। पहले 1100 था, अब 1300 बिक रहा है, तो पिछले साल से 200 रुपये बढ़ गए। पिछले रमज़ान 360 रुपये रेट था चिकन का ना, और अभी जो इस वक्त जो रेट है वो 440-450 रेट चल रहा है। अब डीलरों से बात करो तो वो ये कहते हैं कि ये पीछे से चिकन शार्ट है और फीड महंगी हो गई है, इसके मटेरियल बहुत महंगा है, चिक महंगा है, ईक महंगा है, हर चीज़ महंगी है। इसके बाद हम बताएं क्या करें, जो हमें बता दें हम आगे करते हैं। लेकिन बहरहाल इस रेट से हमारी ना काम पे बहुत फ़र्क पड़ा है। रमज़ान का महीना अभी शुरू नहीं हुआ, मगर गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल गोश्त की कीमतों में 150 से 200 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हो गया है। इस बढ़ती महंगाई से अवाम तो अवाम, दुकानदार भी परेशान नजर आते हैं। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ साद साबरी, समा, कराची। तो जनाब कराची की ये सूरत हाल थी। गोश्त की कीमतें कराची में क्या थी वो हमने आपको दिखाई। अब ज़रा लाहौर का रुख करते हैं, जहाँ पर आटे, बेसन और चीनी ने क्या तबाही मचाई हुई है, यानी कि कीमतें कितनी आसमान पर पहुँची है और किस रेट पर क्या चीज़ मिल रही है। मोहम्मद लुकमान ने रिपोर्ट तैयार किया, उस रिपोर्ट में बहुत डिटेल से उन्होंने हमें चीज़ें बताई हैं। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। रमज़ान शुरू होने में तो अभी कई दिन हैं, लेकिन इससे पहले ही महंगाई का जिन बोतल से निकल आया है।
चक्की के आटे की बात करें तो इसको 75 रुपये किलो चक्की का आटा मिल रहा है। दूसरा आटा जो 43 रुपये है, चीनी जो है 110 रुपये भी नहीं मिल रही, और बेसन जो है 150 रुपये किलो है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में लोगों से बात करते हैं। पिछले साल से इस साल 35% का इजाफा हो गया। पिछले साल 70 था, अब 100 में चीनी नहीं मिल रही। उसकी वजह है कि ताजर भाग गए, चीनी ग्राउंड कर गए और वो बाबर सेंटर वगैरह सब बंद हो गया। बेसन पिछले साल 110, 20, 25, इस दफ़ा 150, 60, वो भी मेयार नहीं। इस साल गवर्नमेंट की 1800 रुपया नई गंदम का रेट है, इस साल 75 रुपये अभी रेट है, और आने वाले वक्तों में ये 90 रुपये रेट हो जाएगा। पूरी दुनिया में देख ले, जब भी कोई मजहबी त्यौहार आता है वहाँ पे रेट सस्ते हो जाते हैं। हमारे मुल्क में ये है कि रमज़ान आने वाला है, अब चीनी को देख लें 110 रुपये भी नहीं मिल रही। इसी तरह आटा है, पिछले रमज़ान तकरीबन 805 रुपये था, अब 860 रुपये भी नहीं मिल रहा। अवाम का कहना है कि हुकूमत ऐसे इंतजामी इक़दाम करे जिससे महंगाई का जिन दोबारा बोतल में बंद हो और वो लोग आसानी से रोज़ा रख सकें। कैमरामैन नदीम सादी के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। अंडे और तेल के क्या भाव हैं, मुल्तान आपको लेकर चलते हैं और आसिफ बलोच बताएंगे कि वहां पर महंगाई का जिन कितना बेकाबू है। जी, माह श्याम की आमद है, ऐसे में इफ्तार में पकोड़े, समोसे और शामी ना हो ऐसा तो मुमकिन नहीं। जनाब बाबा, आपको बनाने के लिए चाहिए घी, कुकिंग ऑयल और अंडे। अब देखना ये होगा कि पिछले रमज़ान की निस्बत इन अशिया की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, ये हम जानेंगे दुकानदारों और ख़रीदारों की ज़बानी। आइए जानते हैं। इस बार जो मैं अब घी वगैरह लेने आया हूँ, अंडे लेने आया हूँ, उसका इतना रेट है कि अब मैं इतना परेशान हूँ कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं कितना लूँ। लेने जितना आता हूँ उतना बंदा ले नहीं पाता, क्योंकि इतने रेट बढ़ चुके हैं। इस हालात से बंदा तंग आ चुका है, समझ नहीं आती कि बंदा क्या ले और क्या ना ले। घी जो है वो 220, 210 पर रेट था, अब जाके 280, 290 हो गया है। मतलब हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों में कुछ कमी करे। जो रोज़मर्रा की अशिया हैं उनमें थोड़ी कमी होनी चाहिए, लेकिन वो ये नहीं कर रहे। पहले घी वगैरह 200 रुपये मिल रहा था, अब 300 में मिल रहा है। गरीब आदमी कहाँ जाए, और हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। पिछली बार की तरह जैसे आप जानते हैं कि 180 की कीमत हमें मिल रहा था, घी और ऑयल वगैरह मिल रहा था। अब हम जब कीमतें देखते हैं तो हमें 300 की कीमत के मिल रहा है। आप बताएं, अब गरीब लोग कहाँ जाएं? हम लोग अब आपको पता है रमज़ान शरीफ आ रहा है, इस रमज़ान शरीफ में कैसे लोग अपने घर के अखराजात पूरे करेंगे, किस तरीके से रमज़ान में घी पता है आपको पकौड़े बनाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, तो उसमें हम लोग कहाँ से ही अपनी अशिया पूरे करें? गरीब लोग हैं हम लोग को, यहाँ से अगर फ़ायदा नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे? पहले कीमतें कम थी, अब इस बार कीमतें इन्होंने कम नहीं की, और वैसे ही रेट बहुत ज़्यादा हाई किए हुए हैं इन्होंने। जो पिछले साल माह रमज़ान में जो घी का रेट था 160 रुपये था, 160 थे, अब इस साल 260 रुपये तक पहुंचा हुआ है। और पिछले ऑयल का रेट था 170 रुपये, इस साल मुल्तान के बाद अब ज़रा रुख कर लेते हैं सनती शहर का, यानी फैसलाबाद का। जब हमारे नुमाइंदे ने सब्ज़ी की कीमत जानने की कोशिश की वहाँ पर, तो थोड़ा सा उन्हें इत्मीनान हुआ, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले में इस साल अभी तक सब्ज़ी की कीमत थोड़ी कम है। उस्मान से रिपोर्ट करेंगे हमें फैसलाबाद से। जी बिल्कुल, दूसरे शहरों की निस्बत फैसलाबाद में बज़ाहिर महंगाई का तूफान किसी हद तक थमा हुआ नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता साल रमज़ान की इस साल रमज़ान में शहरियों को फ्रूट और सब्जियां किस भाव में दस्तयाब होंगी, यहाँ के दुकानदारों से ही जान लेते हैं। मेन वजह कारोबारी हालात नहीं है, कुछ अभी सीज़न है फ्रूट का। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चीज़ सेल नहीं होती, पड़ा सामान ख़राब हो जाता है। हमारी पैसे जो खरीद के लाए हैं वो बड़ी मुश्किल से पूरे कर रहे हैं, किराए हैं, खर्च अखराजात हैं, वो नहीं पूरे हो रहे। हम लोग इस हुकूमत से, इस लॉकडाउन से, हर चीज़ से बहुत तंग आए हैं, परेशान हैं। दुकानदार कहते हैं चीज़ें सस्ती हैं, मगर ग्राहकों में ये सस्ती चीज़ें खरीदने की सकत किस हद तक है, ये इनसे ही जान लेते हैं। मेरा ख्याल सर, ये कुफ्ते खरीद ही नहीं है गाहक में। अगर सस्ती भी होगी तो बंदे को खरीदी नहीं जाएगी। अब मैं फिर रहा हूँ काफ़ी देर से, सारी चीज़ें महंगी लग रही हैं।
पिछली निस्बत इस दफ़ा महंगाई ज़्यादा है। इकॉनमी हर तरफ डाउन है, गरीब बंदा गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। जितनी मर्जी सस्ती हो जाए तब तक लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा, वो तब उनके अंदर कुव्वत खरीद ही नहीं होगी। बात पता क्या है, अगर एक चीज़ 20 रुपये बढ़ जाती है, उसके 2 रुपये कम भी कर देते थे, उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है। गवर्नमेंट कहती है जी 2 रुपये कम हो गए, सस्ता हो गया, ये कुछ भी नहीं होता। गुज़िश्ता रमज़ान आलू 120, प्याज 100, टमाटर 200 और अदरक 500 रुपये किलो में शहरियों को दस्तयाब था। मगर इस वक्त फैसलाबाद की मार्केट्स में आलू 100 के 2 किलो, प्याज 100 में 3 किलो, टमाटर 60 रुपये, जबकि अदरक 300 रुपये किलो में शहरियों को मिल रहा है। शहरी इस बात से भी खौफज़दा हैं कि रमज़ान में ये कीमतें बढ़ भी सकती हैं और शहरी इंतज़ामिया और हुकूमत से इसी बात का तकाज़े करते नज़र आ रहे हैं कि रमज़ान में इन चीज़ों को मज़ीद कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन हाफिज़ अवैस के साथ उस्मान सिद्दीक, सामा, फैसलाबाद। महंगाई तो सब देख रहे हैं, लेकिन जो हमने नहीं देखा वो सेगमेंट हाजिर है अनदेखा पाकिस्तान। अनदेखा पाकिस्तान में आज आपको लेकर चलेंगे चोलिस्तान और मिलवाएंगे उन बच्चों से जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा था। अब जो स्कूल देखा तो जिंदगी कितनी बदली, एहसन अंसारी आपको लेकर चलेंगे। चोलिस्तान की दास्तान बड़ी अजीब है। यहाँ लोग कभी इल्म के तालिब नहीं रहे। तकरीबन 10 लाख के करीब आबादी वाले चोलिस्तान में 98% लोग पढ़े लिखे नहीं। मगर आपको लिए चलते हैं टोबा अजीम वाला में। यहाँ के लोगों ने पाई पाई जोड़ी और रेत के समंदर में इल्म की शमा जलाई। साढ़े प्यू ॾाढे ज़िंदगी गुजारी है, मैं इत्थों दी पैदाइश हाँ, लेकिन साढ़े वडेरे ज़िंदगी इवें गुजार गए माल दे पीछे फिर दे। असा मैं भी चिट्टा ही अनपढ़ हाँ, कुछ नहीं पढ़ा होया। मगर अब तक चोलिस्तान वाले तालीम से क्यों दूर रहे? रेत के इस समंदर में लोगों को तलब रही तो सिर्फ पानी और हरियाली की। पानी की तलाश में ये लोग माल मवेशी समेत एक टोबे से दूसरे और दूसरे से तीसरे में हिजरत करते जाते हैं और इस तरह जिंदगी का सफर तलाशे आब में ही गुजरता जाता है। हमारी जो जिंदगी है वो कच्चे मकानों में गुजरी है, नकल मकानी में गुजरी है। हम तालीम नहीं हासिल कर सके, लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे एक अच्छे माहौल में तालीम हासिल करें और वो अपने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। मगर टोबा अजीम वाला पर कुदरत का अजीम करम है कि इस टोबे और अतराफ के टोबों में पानी का जखीरा रहता है, इसीलिए ज्यादा दूर हिजरत की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तोहफे का फायदा उठाकर लोगों ने इस टोबे को पक्के स्कूल का तोहफा दिया। चौथी क्लास में पढ़ता हूँ और जब मैं पढ़ लिख जाऊँगा और अभी अपने छोटे बहन भाइयों को इस स्कूल में पढ़ाऊँगा। हमारे इधर जो हैं वो बच्चे 30 है, बच्चियाँ 40 है। शुक्र है ज़ात पाल का, चलो भी साढ़े औलाद जरिए हम कुछ ना कुछ शहूर आंदी वेंदी है, उन्होंने हिसाब ना चलो सौ भी शहूर औलाद सेंदी है। जिन्होंने अपनी तकदीर में हिजरत, मवेशी चराहना और उन्हीं से कमाना लिख लिया था, उनके बच्चे पढ़ लिख कर एक नई जिंदगी का सफर शुरू करके चोलिस्तान की तकदीर बदलने जा रहे हैं।
तो जनाब, अगर आपके अंदर हिम्मत है और अपनी मदद आपके तहत कुछ करने का अज़्म है तो फिर आप कर जाते हैं जो आपने करना होता है। अभी हम क्या करेंगे, हम एक ब्रेक लेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। हुकूमत ने इस मरतबा 7.8 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज की मंजूरी दे दी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सार्फिन को 50 रुपए फ़ी किलो तक रिलीफ मिलेगा। हुकूमत की जानिब से 2000 से ज़ायद दीगर मसनूआत पर भी खुसूसी रियायत देने का ऐलान किया है। इस मरतबा क्या इंतजामात हैं, MD यूटिलिटी स्टोर उमर लोधी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। उमर साहब, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। कहिएगा, हम देखते हैं कि हर साल हुकूमत रिलीफ की बातें करती है, रमज़ान पैकेज आता है, लेकिन होता ये कि यूटिलिटी स्टोर हमें काफी हद तक खाली नजर आते हैं। इस दफा क्या होने वाला है? अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया। ये एक स्टेटमेंट मैं सबसे सुनता हूँ, लेकिन फैक्चुअली कोई नहीं बात करता। अगर अब आप जाके स्टोर्स पे देखें तो हमारे पास स्टॉक से भरे हुए हैं स्टोर। हम तकरीबन 14-15 रुपए की हमारी इन्वेंट्री है जो इस वक्त है, और स्टॉक्स वाफर मकदार में अवेलेबल हैं। वही इशू है कि अब 10 दिन की रसद अगर आप 1-2 या 3 दिन में ले जाने की जब तमाम लोग कोशिश करेंगे, ज़ाहिर बात है जी स्टॉक ख़त्म होंगे। तो वही आवाम से वही रिक्वेस्ट है जो हर साल मैं करता हूँ कि प्लीज़ उतना लेके जाएं ताकि दूसरों का हक ना मारे। बट एज ऑफ टुडे हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं। दैट्स ग्रेट सर, इस वक्त किसी चीज़ की कमी नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने कर दी सर। ज़रा नाजरीन को प्लीज़ ज़रा बता दें, क्योंकि बड़ी अच्छी खबर ये आई थी कि बहुत बड़ी सब्सिडी दी गई है। उसमें ज़ाहिर है आटा, चावल, चीनी, दालें, घी, ये तो वो 5 अशिया जिन पर हम सब्सिडी हर साल ही देखते हैं, लेकिन इसमें इस दफ़ा ऐड किया। तो एक तो मुझे बता दें कि एक चीज़ पर कितने रुपए की सब्सिडी एक आम सारिफ को इस बार मिलने वाली है। चूँकि एक मामला ये भी रहा कि जो कहा गया कि घी की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा फैसला किया, उन्होंने कहा नहीं बढ़ेंगी कीमतें, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी कीमतें नहीं बढ़ेंगी, उसके लिए सब्सिडी दी गई। सर प्लीज़ ज़रा शेयर कीजिएगा इन तमाम अशिया पर इस बार एक आम सारिफ कितना फैसिलिटेट हो पाएगा। मैं जी आपको प्राइसेस बता देता हूँ, प्राइसेस से आप खुद अखज़ कर लीजिए। चीनी 68 की है, बाज़ार का प्राइसेस जो अपने अपने जिस इलाके में होगा उनको मालूम होगी। 68 रुपीज़ की चीनी है, और पिछले जनवरी से अब तक यही प्राइस चल रही है। उसके साथ 800 रुपये का आपका आटे का थैला है, 170 रुपये किलो घी है, और इसी तरह दालों पे मार्केट से 15 से 20 रुपये पर केजी की कमी है। दूध UHT मिल्क पे 20 रुपये पर लीटर की कमी है। मशरूबात पे तकरीबन 30 से 40 रुपये की कमी है। इसी तरह चाय पे 50 रुपये पर केजी की कमी है। तो इतना सब्सटेंशियल और इतना डीप जिसको मैं कहूँगा कट ऑन प्राइसेस आज से पहले नहीं हुआ, ना इतनी मिकदार में। जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा, 7.8 बिलियन रुपीज़ की ये सब्सिडी है जो गवर्नमेंट ने मंजूर की। इतनी बड़ी सब्सिडी भी मंजूर पहले आज तक नहीं आई। तो ये 19-19 आर्टिकल्स पे ये होगा, और इंशाल्लाह 10 तारीख से जी हमारा रमज़ान पैकेज शुरू हो जाएगा, ताकि लोग रमज़ान से पहले अपनी ख़रीद व फरोख्त कर सकें। और मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि जितना पहले और वक्त से आप अपनी चीज़ें ख़रीद लेंगे, आपके लिए भी बेहतर होगा, हमारे लिए भी बेहतर होगा। तमाम लोगों को अपनी ज़रूरत अशिया रमज़ान के लिए वो इंशाल्लाह मिलेंगी। अच्छा सर, आपने 19 अशिया की बात की कि 19 अशिया पर इस बार सब्सिडी दी जा रही है। उसमें ज़रा दूध भी ऐड हो गया, उसमें पत्ती भी ऐड हो गई, और जो ये बात आप करें सर कि इस वक्त कहीं पर भी कमी नहीं है, हर जगह स्टॉक मौजूद है, तो सर कोई ख़बरें ऐसी आप तक पहुंच रही हैं कि अभी चूँकि ज़ाहिर बड़ी सब्सिडी का ऐलान हो जाना और अशिया का मौजूद होना, रश लग चुका है, लोग ख़रीदारी करें, या मामला ऐसा है कि कोविड की वजह से, दीगर हालात की वजह से परचेजिंग पावर लोगों की कम हुई है और इस बार यूटिलिटी स्टोर पर भी उस तरह रश नहीं देखा जा रहा एट दिस पॉइंट, ऐसा है सर? नहीं सर, कतन ऐसा नहीं है। हमारे पास जो 5 बेसिक अशिया उस पर अभी भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के रमज़ान का पैकेज शुरू हुआ या नहीं हुआ, 5 अशिया चीनी, आटा, दालें, घी, चावल, इन पे अभी भी वही जो गवर्नमेंट ने पहले प्रॉमिस किया था जनवरी में
वो इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस पे, प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन पे आज भी उसी प्राइसेस पे चल रही है। तो सर ये जो बाकी अशिया पर ऐड हुई हैं, यानी सर जो रमज़ान पैकेज है वो अभी मौजूद नहीं है, यानी वही 5 अशिया पर सब्सिडी जो पहले मिलती है वो मौजूद है, लेकिन रमज़ान पैकेज अभी मौजूद नहीं है, ऐसा समझूं है? जी आपने बिल्कुल सही समझा। देखिए सर, हमारा जो रमज़ान पैकेज होता है वो रमज़ान के लिए होता है। ओके, सो दैट मीन्स कि रमज़ान से कुछ ऐसा, अगर आज ही मैं रमज़ान पैकेज अगर सर तो कब खुल रहा है रमज़ान पैकेज, ये खबर दे दीजिए सर, क्योंकि ज़ाहिर लोग इंतजार कर रहे हैं। हालात वो हैं सर कि बहुत से लोग जो पहले कभी यूटिलिटी स्टोर्स नहीं जाते थे, दूसरी मार्केट से खरीदारी करते थे, जिनकी परचेजिंग पावर कम हुई है, वो इंतजार कर रहे हैं सच्ची खबर का। जो इमरान खान साहब ने सब्सिडी का भी ऐलान ज़ाहिर किया, उसके बाद आप लोगों के पास स्टॉक भी मौजूद है, यू आर ऑल सेट टू गो। सर वो तारीख क्या है जिस तारीख को ये ओपन हो जाएगा और ये रमजान पैकेज लोग ले पाएंगे? 10 क्योंकि हमारी जो प्रिपरेशन है, आटा दाल चीनी घी वो तो है ही है, वो तो हमें पूरे हर वक्त हमारे पास मौजूद है। जो उन बाकी अशियाँ हैं वो 10 तारीख से शुरू होंगी जी, और उस पर हमने 90% अपना काम मुकम्मल कर लिया, 10% हमारे वेयर हाउसेस से अब स्टॉक्स है। तो ये अगला जो हमारे 10 दिन होंगे, 8-9 दिन इनफैक्ट जो रह गए हैं, उसमें हमने अपनी प्रेपरेशन पूरी करनी है, अपने स्टॉक्स पहुँचाने हैं, रैकिंग रैक्स पे, वेयर हाउसेस से अपने जितने भी सप्लायर्स हैं उनसे वो स्टॉक्स हम ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह 9 तारीख को रात को मेरी अपनी टीम और हमारी ये पूरी कोशिश है, और ऐसे ही इंशाल्लाह होगा कि 9 तारीख की रात 12 बजे के बाद ये पैकेज ऑन हो गई, यानी 10 तारीख को ये पैकेज सबके लिए 10 तारीख को लगता है। फिर उमर साहब हम ये समझें कि यूटिलिटी स्टोर्स के बाद 10 तारीख को हमें लंबी लाइनें नजर आएंगी, क्योंकि अमूमन पाकिस्तानियों पाकिस्तानियों की सोच ये देखी जाती है कि वो कहते हैं कि आज जो मिल गया कल नहीं मिलने वाला। इससे मुतालिक भी कोई प्लानिंग की गई है यूटिलिटी स्टोर्स पर? इस मौजू पे तो अगर मैं कहें तो मैं आई हैव गिवन अप। वो इसलिए कहूँगा कि लोग नहीं सुनते। लोगों ने 10 तारीख क्या जी, अगर रोज़ा 14 को होगा तो रोज़ा अगर 14 को होगा, हमने सिर्फ 13 की रात को आना है, 12 को भी नहीं आना। तो मैं तो आई हैव गिवन अप ऑन दिस के लोगों से रिक्वेस्ट करूं। और अब तो प्रॉब्लम सिर्फ ये भी है कि हम 50% ऑफ आवर स्टोर कैपेसिटी की जो होगी, लेट्स से मेरी स्टोर की कैपेसिटी 50 लोगों की है, लेकिन हम सिर्फ 25 लोगों को अंदर जाने देंगे, 50 को नहीं देंगे, भाई कुछ कोरोना है। एग्जैक्टली, और हमें वो एसओपी को फॉलो भी करना है। बिल्कुल ठीक सर। एक बात और बता दें, और मुझे खुशी है कि तमाम लोग जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पे कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ज़ाहिर है ये आप लोग बड़े इसको सीरियसली लेकर चल रहे हैं कि फैसिलिटेट भी करना है आवाम को, लेकिन ज़ाहिर है ये ना हो कि सामान लेने आए, रश लग जाए और कोविड से मुतासर। सर अब एक बात मुझे बताएं, क्या ऐसा कोई रफ फिगर है आपके पास कि एक फैमिली ऑन एवरेज अगर एक महीने की ग्रॉसरी बाहर मार्केट से 20 या 25,000 की कर रही थी, और वही ग्रॉसरी अब रमज़ान पैकेज की सूरत में जब वो यूटिलिटी स्टोर से करेगी, कितना फ़र्क आएगा? सर तकरीबन 3,500 से 4,500 रुपए का फ़र्क पड़ता है अगर आप हमारे पास अगर आएंगे। मैं उसके ऊपर एग्जांपल देता हूँ जी। अगर आप 1 लीटर या 2 लीटर दूध ही ले लेते हैं तो 50 रुपए का तो आपको वहीं से 40-50 रुपए का वो फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप आटे के 2 बैग्स भी ले लेते हैं तो तकरीबन 200-400 रुपए का वो आपका फ़र्क पड़ जाता है। चीनी अगर आप 4 किलो ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, जो एवरेज हाउस होल्ड की ज़रूरत बन जाती है, तो तकरीबन 125-130 रुपए का वो फ़र्क पड़ जाता है। सो यू एक्यूमुलेट ऑल दिस, सिरप्स पे चले जाएं, स्कॉशेस पे चले जाएं, खजूर पे चले जाएं, चाय की पत्ती पे आप चले जाएं, इसी तरह बाकी मसाला जात पे चले जाएं, तो ये मिलाते मिलाते ऑन एवरेज मिनिमम 2,500, मैक्सिमम अबाउट 3,200, 3,500 के करीब पर एवरेजली अगर आप 25,000 का कुछ लेंगे तो फ़र्क पड़ेगा। चलें, ये तो उमर साहब बड़ी अच्छी बात है, और अल्लाह करे कि अवाम जो इस दफ़ा रमज़ान में हमें ये कहती ना दिखाई दे कि देखिए रहमत और बरकतों वाला महीना आया, लेकिन स्टोर्स हमें खाली मिल रहे हैं। बेहद शुक्रिया गुफ्तगू के लिए, आप हमारे साथ मौजूद थे। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी लड़की से जो हिम्मत और हौसले की मिसाल है। अगर ये कहें कि टैलेंट का वो पहाड़ है तो गलत नहीं होगा, और दुनिया के लिए जनाब वो रोशन मिसाल बन चुकी हैं। हम बात करें इस्लाम
इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली रिदा नकवी की, जिन्होंने मुश्किलात के बावजूद अपनी सलाहियतों से सबको अपना फ़ैन बना लिया, अपने फ़न का उन्होंने लोहा मनवाया है और इतना ज़बरदस्त वो मेकअप करती हैं कि लोग इनके फ़ैन हो जाते हैं। और शेब की सबसे फेवरेट एक्ट्रेस ज़ारा नूर अब्बास जो कि हैं, उन्होंने भी इनसे सीखी है क्या लिपस्टिक लगाने का तरीका सीखा है। तो आज हमारे साथ रिदा मौजूद हैं और रिदा से हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक। रिदा से मैं सबसे पहले पूछूंगी, रिदा अगर आप मुझे देख रही हैं तो ज़रा बता दें मेरा मेकअप ठीक हुआ है? हाँ जी। अच्छा रिदा, जो आप वीडियोस हमने आपकी देखी उसमें मुझे ये लगा है जैसे रिदा को बहुत सॉफ्ट मेकअप पसंद है, नो मेकअप लुक पसंद है, सिर्फ फीचर्स को इन्हांस करना पसंद है, बिल्कुल शक्ल बदल देना पसंद नहीं है, ऐसा ही है? जी। अच्छा रिदा, ये तो बताएं टीचर कौन है, सिखाता कौन है, सीखती किससे हैं? मैं अपनी बड़ी बहन से सीखती हूँ ये मेकअप। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा आप रिदा मुझे बताएं कि धूम तो आपकी वैसे ही माशाल्लाह इतनी मची हुई है, बहुत फैंस हैं आपके, आपकी वीडियोस को बहुत पसंद किया जाता है, आपका स्टाइल बड़ा मुनफरिद है, और ऐसे में जब आपको प्राइड ऑफ पाकिस्तान के लिए नॉमिनेट किया गया, फिर आपको बुलाया गया और फिर आपको ये अवार्ड दिया गया, वो लम्हात कैसे थे, कितना अच्छा आपको लगा? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो ISPR ने मुझे पढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। मैं उनकी तरफ से कुछ कहना चाहती हूँ, मैं ये कहूँगी थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू, मैं ये सब कुछ किया। ज़बरदस्त। अच्छा रिदा, जाहिर सी बात है हमारे जो मुल्क के सितारे हैं वो ऐसे चमकते हुए सितारे, उनकी रोशनी हर जगह फैली होती है। मुझे बताएं कि आप वैसे ज़ाती तौर पे किसका मेकअप करना चाहते हैं कि आप कहें कि ये पर्सनैलिटी मेरे सामने और मैं इनका मेकअप करूँ? मैं बस ये जानती हूँ, मुझे एक मॉडलिंग चाहिए, मॉडलिंग का मेकअप करना चाहती हूँ, मुझे बस मॉडलिंग चाहिए मेकअप करने के लिए। मॉडल्स चाहिए मेकअप करने। अच्छा ये तो हो गया मेकअप वाला मामला रिदा, लेकिन हमने तो ये भी सुन रखा है कि आप बहुत कुछ करना चाहती हैं, स्पेशली बच्चों के हवाले से कुछ सोच रखा है आपने, तो वो क्या प्लान है, ज़रा शेयर तो करें। अच्छा मैं ये कहूँगी, इसके आगे मैं ये कहूँगी, मैं स्कूल खोलूँगी, एक अच्छी टीचर बनूँगी। सारे बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, उनको पढ़ाना चाहती हूँ, मैं स्कूल खोलूँगी उनके परवरिश अच्छा हो और अच्छा पढ़ेंगे तो बड़े होकर अच्छा कुछ आसान बनेंगे और अपने माँ बाप के ये नाम रोशन करें। ऐसे मैंने अपना माँ बाप के ये नाम रोशन किया, क्योंकि ये सब कुछ किया मैंने। अब मेरे फ़र्ज़ अपने माँ बाप की और कुछ करने की आगे जाकर मैं अपनी सूरजमंद को मदद करूँगी, क्योंकि ये और उनको उनके घर पे राशन डालना, उनकी चीज़ें चाहिए होती सूरजमंद को, उनके मदद करूँगी। और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए आगे चलकर उनको सिखाना है। और मैं ये कहूँगी बड़ों को, पेरेंट्स को, माँ बाप को, अपने बच्चे को जो बच्चे को चाहिए तो दे दो और अपनी बच्चों को आगे करो, सिखाएं कुछ। माशाल्लाह रिदा, ये बताएं ये प्राइड ऑफ पाकिस्तान मिलने के बाद कोई तोहफ़ा वालिदैन ने भी दिया, कोई फैमिली से भी गिफ्ट मिला? जी बहुत मेरा अभी तो गिफ्ट तो जी मेरे माँ बाप ने मेरे सब कुछ किया। मेरे अम्मा बाबा ने अच्छा स्कूल पर पढ़ाया दुबई पे, तो वहाँ पे मैं पैदा हुई, मैं यहाँ तक आई हूँ, पाकिस्तान आई हूँ, सन्नाबा पे आई हूँ, इधर स्कूल पे पढ़ाया मुझे और बढ़ाया ने खाया, ये बड़ा किया मुझे, ऐसे काबल बनाया। ऐसे माँ बाप कुछ नसीब को मिलते हैं, ऐसे मुझे ऐसे माँ बाप मेरे ये सब कुछ करते पे सपोर्ट किया मुझे और प्यार बहुत ज़्यादा किया मुझे। ऐसे माँ बाप मुझे मिले तो सबको ऐसे कभी नहीं मिले, इसमें कोई शक नहीं। आपको माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले, बहुत अच्छी फैमिली मिली। का एहसास कर रहे हैं ना कि आपके वालिदैन ने देखें आपके लिए कितनी मेहनत की है। अच्छा रिदा, मुझे ये बताएं कि ज़ारा नूर अब्बास की वीडियो तो हमने देखी आपके साथ कि भाई उन्होंने भी सीख लिया आपसे कि लिपस्टिक कौन सी लगानी है और जनाब कैसे मेकअप करना है। वैसे कोई टिप्स वगैरह आप देती हैं जब आप वीडियो बना रही होती हैं, तो आप बताती हैं कि फ़लाने कलर के साथ इस तरह जाया जा सकता है? क्योंकि हमने देखा है बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट जो है ना, वो अपने अपने तरीके से अपने अपने तौर से बता रहे होते हैं।
मैं टिप्स तो बताती हूँ साफ है, वीडियोस तो मैं अच्छी बनाती हूँ। और मेकअप की है तो मैं क्या कहूँगी, मैं ये कहूँगी मेकअप तो मैं सबसे करती हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी बहन है जन्म नकवी है तो भाई पे जाती है, मैं वैसे सीखती हूँ मेकअप। क्योंकि वो मेरी बहन अच्छी करती है, वो भी मेकअप आर्टिस्ट थी। वो मेरी बहन बड़ी बहन है, वो मेकअप आर्टिस्ट थी, तो मैंने अपनी बहन से सीखा सब कुछ करना। लेकिन रिदा जब मैंने अब आपके ये वीडियोस देखी है ना, तो अब मुझे आपसे मेकअप करवाने का शौक हो गया है। मैं उम्मीद करूंगी कि बहुत जल्दी इस्लामाबाद आऊँ, फिर आपसे मैं मेकअप करवाऊँ। लेकिन यहाँ बैठे बैठे आप मुझे बस जल्दी से बता दें कि मॉर्निंग में जब मैं आती हूँ अपना मेकअप करवाती हूँ, फ्रेश लुक देने के लिए कौन सी लिपस्टिक लगानी चाहिए मुझे? कोई अच्छे से डार्क लिपस्टिक हो, वो अच्छी होती है, वो लगाएं। डार्क लिपस्टिक लगानी है। मशवरा आ गया। लेकिन ये जो मशवरा आपने महक को दिया, जो ज़ाहिर ने मशवरा मांगा, रिदा आपके साथ भी ऐसा ही होता है? फैमिली में, फ्रेंड्स में, कजन्स में आपसे मशवरा लेती हो शादी पे जाते हुए, किसी और इवेंट पे जाते हुए? रिदा ज़रा बताओ कैसा आई शेड हो, कैसी लिपस्टिक हो? हाँ जी, तो फैमिली तो मेरी है और मेरे फ्रेंड्स हैं, कसम से मेरी एक लाहौर पे है मेरी, एक जहानिया पे, एक अमेरिका पे है। तो वो बहुत मुझसे तो सब पूछते हैं मेकअप पर तो मुझे भी सिखाओ। मैं ये कहूँगी मैं सबको मैं सिखाऊँगी। अच्छा मेकअप सबको सिखाएंगे, लेकिन जिसने आपको सिखाया वो आपको ये नहीं कहती कि सीखा मुझसे है, मशहूर तुम हो गई हो? जी नहीं, मैं मशहूर तो हो गई हूँ। अब मैं मेरे फर्ज है कुछ करने के लिए, तो मैं सबको सिखाऊंगी मेकअप। अच्छा रिदा, मुझे ये बताएं, मैं आपकी वीडियोस भी साथ साथ चल रही हैं, हम दिखा भी रहे अपने स्क्रीन पे, आप बालों के हेयर स्टाइल से मुतालिक भी बताती हैं। तो भाई सिर्फ मेकअप पे बस नहीं किया आपने, बालों को के स्टाइलिंग पे भी बड़ी मेहनत किया आपने। तो मेकअप के बारे में तो सब पूछते हैं, बालों की स्टाइलिंग के हवाले से कौन सी टिप्स है? जल्दी जल्दी बाल बनाने हो, हमने जाना हो किसी डिनर पे और जनाब 5 मिनट हो बाल बनाने के लिए, क्या करना चाहिए? मैं तो हर से हेयर स्टाइल से बनाती हूँ, मुझे हेयर स्टाइल का बहुत शौक है बनाना, क्योंकि मैं हेयर स्टाइल मुझे अच्छे लगते हैं। कहीं भी जाना होता है, कहीं शादी पे, कभी फंक्शन पे ना पार्टी पे ना कहीं भी जाना होता है, तो मैं हेयर स्टाइल बना कर जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। पूछते हैं लोग कि किससे बनवा के आई हो, जिनको नहीं मालूम होता कि आपने खुद मेकअप किया और खुद ये हेयर स्टाइल बनाया है? ये मैं खुद करती हूँ हेयर स्टाइल और ये मेकअप, मुझे अच्छे लगते हैं करना और मुझे शौक भी है ऐसे करना। अच्छा, आप कुछ और वीडियोस... मैं चाहती हूँ, मैं सोची हूँ मैं सबको सिखाना चाहती हूँ। अब लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं रिदा, वो चाह रहे हैं कि सुबह सुबह जरा हो जाए रिदा लाइव, थोड़े से बाल अगर बनाए अपने, हम देखें रिदा कैसे बाल बनाती है। वीडियोस तो हम देख रहे हैं, थोड़ा सा हो जाए कोई स्टाइल रिदा। अभी तो मैंने कमर पे बनाते हिस्सा यहाँ पे। ठीक है, हम आपका हेयर स्टाइल बिल्कुल ख़राब नहीं करेंगे। आपने माशाल्लाह बड़े प्यारे अपने बाल बनाए। मैं लास्ट में एक छोटा सा उन लोगों के लिए मैसेज दे दें जो लोग कहते हैं कि जी अच्छा हमसे तो मेकअप नहीं होता और हमसे तो बाल नहीं बनते, वीडियोस देख देख के भी अपने मुंह बेड़ा गर्क कर लेते हैं, जैसे कि मैं हूँ कि मुझे मेकअप नहीं करना आता है। मुझ जैसे लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज। अरे वाह, शेब आपकी ख्वाहिश भी पूरी होगी। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। हालांकि रिदा का बिल्कुल मूड नहीं था कि अपना हेयर स्टाइल ख़राब करें, वो इतनी प्यारी माशाल्लाह लग रही थे, लेकिन उन्होंने कहा चलो थोड़ा सा और इसे सेट कर लेते हैं। रिदा बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुई। एक तो महक ने बात की, बस एक छोटा सा मैं भी चाह रहा था आपसे पूछना कि अगर आप ये भी मैं पैगाम दें लोगों को, देखने वालों को, कि मेकअप इज़ टू एनहांस योर फीचर्स नॉट टू चेंज योर फेस, ऐसा ही है? जी ऐसा है, मुझे अच्छा लगता है। टीचर जो मैं बनूंगी, स्कूल खोलूंगी, मैं सबको पढ़ाना चाहती हूँ। ज़बरदस्त जी, आप बहुत अच्छा काम अभी भी कर रही हैं, मेकअप ब्लॉगिंग कर रही हैं, लेकिन आप बच्चों को पढ़ाना भी चाहती हैं। यू वांट टू बी अ टीचर। माशाल्लाह आपके पेरेंट्स ने बहुत आप पर मेहनत की, आपको पढ़ाया और आप यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच रिदा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। बहुत प्यारी मेहमान थी हमारी। बढ़ते हैं आगे। एक खबर है कराची से, जहाँ का इलाका लियाकताबाद, उस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ये बिल बोर्ड्स, साइन बोर्ड्स और होर्डिंग्स ना हटाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है।
अदालत ने सवाल किया कि शहर से बिल बोर्ड्स क्यों नहीं हटाए जा रहे। केएमसी के वकील ने जवाब दिया कि बिल बोर्ड्स हटा दिए गए हैं। अदालत ने कहा कि बयान गलत साबित हुआ तो जेल जाना होगा। इरफान हक ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। जी इरफान, समाअत की कार्रवाई बताइएगा। देखिए, जो केएमसी के वकील का दावा था कि ये पूरे शहर से बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं, ताहम अदालत ने इस बयान को मशकूक करार दिया और दरख्वास्त गुजार से जब इस्तफसार किया तो दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि अभी भी शहर भर में बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, आप मुझे मौका दें और किसी अदालती अमले को मेरे साथ भेजें। मैं ये सारी रिपोर्ट आज ही आपकी अदालत में पेश करता हूँ। कहाँ कहाँ पर ये बोर्ड लगे हुए हैं, इसके शवाहिद भी अदालत में पेश कर दिए जाएंगे, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया केएमसी के वकील से कि आप ओपन कोर्ट में ये बयान दे रहे हैं और अपने बयान पर आप कायम रहिएगा, हम इसकी तहकीकात करवाएंगे और अगर आपका बयान झूठा साबित हुआ तो आपको जेल जाना होगा। अदालत ने ये भी अपने रिमार्क में कहा कि ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर हम आज ही फैसला सुनाएंगे। तौहीन अदालत की दरख्वास्त में ये कहा गया है कि अदालती हुक्म के बावजूद शहर भर में साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स नहीं हटाए गए हैं, इसलिए केएमसी हुक्म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। शुक्रिया इरफान, आपने अपडेट किया। अब बात करेंगे मौसम की। एक मुल्क है, एक वक्त है और मौसम बहुत ज़्यादा है। कहीं बारिश है तो कहीं बर्फबारी और कहीं हीट वेव है जनाब। कश्मीर में बारिश और कराची में शदीद गर्मी है। एसी में बैठे फिर भी पसीना आता है जनाब। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस हफ्ते पारा 40 से ऊपर जा सकता है, लेकिन हमें क्या, जिसको एसी में आ रहा है पसीना वो एसी ठीक कराए। एसी में पसीना आना ये एसी सर्विस करा लेना, ये एसी की गलती है जनाब। अच्छा, चूंकि बात महक आपने की कि कहीं पर बारिश, कहीं पर बर्फबारी, कहीं मौसम ठंडा, लेकिन जूं जूं आते हैं हम नीचे तो कराची में हीट वेव से मुताल्लिक खबरें आ रही हैं। क्या हीट वेव स्टार्ट हो चुकी है और आगे आ रहे हैं रमज़ान, क्या होगी सूरत-ए-हाल, इस पर बात करने के लिए जवाद मेमन इज विद अस। गुड मॉर्निंग। हीट वेव इज फ्रॉम टुडे। इज़ फ्रॉम टुडे। क्या टेम्परेचर है आज मैक्सिमम? अभी इस वक्त जो है रियल टाइम तकरीबन 30 डिग्री के आसपास है और मैक्सिमम जो है वो 38 से 39 डिग्री 40 डिग्री तक जा सकता है। टेम्परेचर के अलावा और कौन से सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हीट वेव ख़तरनाक साबित हो सकती है? देखिए, इस वक्त जो है वो एक हाई प्रेशर सिस्टम मौजूद है बहर अरब में और ओमान की साइड से ये आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है। जैसे जैसे ये मूव करेगा हमारी तरफ करीब टेम्परेचर्स बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ जो है ये 1 से 2 दिन जो है वो फील्स लाइक टेम्परेचर हमारा जो है वो 42 से 43 डिग्री 44 डिग्री तक जा सकता है। हाई प्रेशर मूव करेगा तो थोड़ी सी नॉर्दर्न विंड्स आएंगी, थोड़ा सा ड्राई आ जाएगा सिस्टम, तो फील्स लाइक टेम्परेचर और टेम्परेचर्स में इतना ज़्यादा गैप नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी जो है ये 43-44 डिग्री तक चल सकता है। नॉर्मली मार्च का महीना उसका इख्तिताम ऐसे होता है कराची में? ऐसे नहीं होता है। इस दफ़ा जो थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है समर सीज़न का, थोड़ा सा हार्श स्टार्ट हुआ है। आज से 2 दिन पहले भी हमने देखा था कि तकरीबन 39-40 डिग्री तक टेम्परेचर चल रहे थे, फिर 1 से 2 दिन जो है इसमें थोड़ा सा रिलीव आया। कल रात को जो टेम्परेचर था वो तकरीबन 25.5 डिग्री 26 डिग्री के करीब था, यानी कि रात भी जो है वो अब थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट हो गई है। यही इंडिकेशन है कि हीट वेव का स्टार्ट हो चुका है। लेकिन 39 डिग्री पे हीट वेव नहीं थी, 30 पे हीट वेव है। बेसिकली ये हीट वेव की कंटिन्यूटी ही है। इसमें 1 से 2 दिन का गैप आया था, तो हम तो ये पहले से ही इसको अपडेट कर चुके थे और इसमें 1 से 2 दिन का ये बहुत छोटा सा गैप था। आज से दोबारा ये कंटिन्यू करेगी। पीक जो है उसकी तकरीबन 1, 2 और 3 अप्रैल तक रहेगी, जिसमें आप 40, 41, 42 तक भी कुछ एरियाज कराची के देख सकते हैं। यानी वीकेंड ठंडा नहीं बल्कि गर्म गुजरेगा। घरों में रहना जो कराची में होगा, जो बाहर होगा उसके लिए तो बेहतर। अच्छा, जरा हम बाहर चले जाते हैं ना, मतलब हम बाहर यानी कराची से बाहर चले जाते हैं, तो कश्मीर की हम बात कर लेते हैं, KPK की बात कर लेते हैं। वहाँ पर हम बात ही कर सकते हैं। हाँ, अभी तक तो वहाँ पर आने वाले दिनों में मौसम कैसा होगा? देखिए, वहाँ पर जो है इस वक्त एक वीक सिस्टम मौजूद है। कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में तकरीबन 9,000-10,000 फीट के ऊपर जो इलाके हैं वहाँ पे हल्की फुल्की बर्फ़बारी है। कालाम, इन सारे रीजन्स में जो है वो बर्फबारी जो है। कलाम पे बड़ा फोकस किया आपने जवाब। कराची से कालाम थोड़ा अच्छा लगता है। कराची से कलाम से ऐसा कहते हैं, कलाम से मुतालिक बात करते हैं। हो सकता है कोई प्लान कर रहा हो वीकेंड का या छुट्टियों का, कि स्कूल बंद है आजकल कहीं पर, तो कौन है जो प्लान करे? जो जिन्होंने छुट्टियों पे जाना होगा वो कहते होंगे जी हमने कराची में गर्म दिन नहीं देखने इस वीकेंड पे, हमने जाना है कलाम या हमें जाना है स्वात, तो भैया जरूर जाएं, लेकिन एहतियात करें। बर्फबारी हो रही है, गर्म कपड़े रख के लेके जाएं। बर्फबारी हो रही है इस वीकेंड पे, बर्फबारी होगी कलाम के आसपास। देखिए, इस वीकेंड पे ये जो सिस्टम है ये कल तक खत्म हो जाएगा। अच्छा। लेकिन अगेन वीकेंड पे जो है एक और वीक सिस्टम आता हुआ नजर आ रहा है। तो आइसोलेटेड एरियाज में आप कह सकते हैं कि हल्की फुल्की बर्फबारी। कुमराट वैली का मौसम कैसा होगा? कुमराट वैली भी इसी सारे रीजन में आ जाती है, तो वहाँ पर भी जो है वो सिर्फ गर्म कपड़े नहीं,
बहुत गर्म कपड़े लेकर जाएं, जैकेट, अच्छे वाले जैकेट्स लेके जाने हैं। सब सुन ले, अच्छे वाले गर्म कपड़े लेके जाने। जो जाने का प्लान कर रहा है, जो अच्छा, जरा मुझे पंजाब का भी बता देना कि पंजाब में क्या है। पंजाब का प्लान भी हो रहा है। पंजाब में इस वक्त जो है वो मोस्टली ड्राई वेदर ही है, गर्म भी है, और कुछ जो अपर पंजाब के एरिया हैं वहाँ काफ़ी कंफर्टेबल है, रात जो है वो ठंडी है। कराची में बैठे रहें। कराची में ये है कि गर्मी है, हीट वेव है। अच्छा, कोई बारिश का सीन है, खुसूसन इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, क्योंकि इस्लामाबाद का मौसम ऐसे इंसानों की तरह बदल जाता है, कभी बारिश कभी गर्मी, क्या सीन होने? फिलहाल ऐसे कोई इतनी ज़्यादा तो चांसेस नहीं है, लेकिन जो अगेन जो सिस्टम आ रहा है और अभी जो कंटिन्यू है उसमें थोड़े बहुत कुछ शावर्स हो गए, कुछ ड्रिजल वगैरह हो गई, तो इस तरीके से कोई फुल फ्लैश जो है वो अभी फिलहाल बारिश नज़र नहीं आ रही। अच्छा जवाब भी मुझे ये बताएं कि ये जो सिस्टम्स नए इस वक्त हम देख रहे हैं, माजी की निस्बत थोड़े सिस्टम्स ताकतवर हैं। एक मैंने चीज़ भी पढ़ी जो कि आपने भी शेयर की थी कि पैसिफिक ओशन के ऊपर जो क्लाउड्स हैं वहाँ पर रिकॉर्ड -111 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ये ज़ाहिर है कभी ऐसा रिकॉर्ड हुआ नहीं। तो क्या इसकी वजह से आसपास या रीजन्स में या अराउंड द ग्लोब हम देख रहे हैं डिस्टर्बेंसेस और स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स और उसकी वजह से तब्दीलियाँ मौसम की? देखिए, ये सबसे बड़ी तब्दीली यही है जिसके क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से जो हम बात करते आ रहे हैं। तो ये जो जिस सिस्टम के हवाले से आपने बात करी, ये 2018 में रिकॉर्ड हुआ था। अच्छा, 2-3 साल पुराना सिस्टम है ये? 2 से 3 साल पुराना ये जो है सैटेलाइट में क्लाउड टॉप्स जो हैं वो रिकॉर्ड हुए थे -111 डिग्री के। और इसे जो है अभी थोड़े दिन पहले जो है उसे ऑफिशियली भी अनाउंस किया गया है। ये इस चीज़ का एक वाज़ेह इंडिकेशन है कि आने वाले जो तूफ़ान हैं, ये जो थंडरस्टॉर्म्स वगैरह हैं, ये दिन ब दिन वक्त के साथ साथ जो है ये ताकतवर होते चले जा रहे हैं। अच्छा। और फिर अगेन जब एक चीज़ ताकतवर होती है तो फिर उसके शिद्दत, उसके नुकसानात भी ज़्यादा होते हैं। ये तो ओपन सी में था, मेन पैसिफिक ओशन के एक बहुत बड़े ओपन सी के अंदर था, कोई लैंड मास ऐसे कोई करीब नहीं था, इसलिए इसको इतना टाइम भी लगा रिपोर्ट होने में। लेकिन सैटेलाइट्स जो हैं वो डिटेक्ट करते हैं, फिर इसकी कैलिब्रेशन वगैरह होती है। लेकिन ये है कि यही असल जो है वो क्लाइमेट चेंज जो है वो हम देखते चले अगर मैं जवाब भी इसको यूँ समझूँ कि बेशक वो पैसिफिक ओशन लाइक इट्स फार 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 अवे, बट जो लास्ट ईयर अगस्त में 28 अगस्त की जो बारिशें कराची में हुई थी, ये पॉसिबिलिटी है कि वो लिंक ज़रूर कर सकता है किसी ऐसे सिस्टम से और इन तरह के हालात से कि जब हम देख रहे हैं कि एक्सट्रीम लो टेम्परेचर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं क्लाउड्स के टॉप पे। देखें, ये जो अगर स्पेसिफिकली अगर इसकी बात की जाए 27 अगस्त 2020 की और इस सिस्टम, तो इनका कोई बीच में आपस में कोई भी ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो पैसिफिक ओशन है, हमसे कई सैकड़ों किलोमीटर दूर है। और ये जो है वो हमारा मानसून का सिस्टम था। लेकिन जो लास्ट ईयर जो हमने मानसून देखा उसमें बहुत बड़ा हाथ था, आपको याद है अरेबियन सी का। अरेबियन सी के जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो तकरीबन 1 से 1.5 डिग्री तक जो है वो बढ़ गए हैं। इस साल भी जो है वो अभी जो फिलहाल जो टेम्परेचर्स नज़र आ रहे हैं वो थोड़ा सा मामूल से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल इस दफ़ा गर्मी जल्दी आई है ना कराची में, वरना मार्च में तो होता था कि चलो थोड़ा सुकून है, लेकिन इस दफ़ा तो मार्च में भी जनाब बुरा हशर है। हालांकि मार्च का स्टार्ट हमने देखा कि ठंडा था। मार्च का स्टार्ट जो है वो पाकिस्तान के काफ़ी इलाकों में, कराची में भी जो है वो काफ़ी हद तक ठंडा था, लेकिन विद इन जो है 1 महीने में आपने देखा कि ठंड से जो है हम महीने के एंड में हीट वेव पे। और अभी रमज़ान में भी हीट वेव्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, अप्रैल का महीना है, तकरीबन 1 से 2 हीट वेव जो हैं वो एक्सपेक्टेड है। 2 हीट वेव्स इन रमज़ान वी आर एक्सपेक्टिंग। 1 से 2 एटलीस्ट जो है, जिसमें एक मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग जिस तरीके से आ रही है, यही 40 प्लस जो है वो हम देख सकते हैं, क्योंकि अप्रैल आपको पता है और मई जो है वो गर्म महीने होते हैं। कराची में मुझे बताएं सर्दी आती कब है? मुझे लगता है गर्मी आती है कराची में। गर्मी, बहुत गर्मी और अन्यवा गर्मी ऐसे ही होता है, या तो गर्मी आती है या बहुत गर्मी या फिर अन्यवा गर्मी। यानी गर्मी का मतलब है कि थोड़ा बेहतर मौसम है, वरना ज़्यादा गर्मी होती है। अच्छा, मुझे जवाब बताएं कि कोई सिस्टम आसपास भटक रहा है, भूला भटका सा, जो कि शायद आने वाले दिनों में शायद गुजरते गुजरते आ जाए, बरस पड़े? देखिए, फ़िलहाल 10-15 दिन तक तो कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये जो हाई प्रेशर सिस्टम जिसकी हमने बात करी, ये बहरा अरब में और गुजरात रीजन तक जो है ये तकरीबन हफ्ता 10 दिन और कंटिन्यू करेगा। बेसिकली ये होता है कि आपने मानसून सीजन में सुना है लो प्रेशर सिस्टम आता है, बारिश होती है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है एक हाई प्रेशर सिस्टम होता है जो बारिशों को दूर दूर जो है वो भगा देता है। कोई ख़तरा हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं अगले 4, 6, 8 महीनों में विद रिस्पेक्ट टू अर्ली मानसून, विद रिस्पेक्ट टू फ्लड्स, खुदा ना खास्ता ऐसे कोई चीज़ हम इस वक्त प्रिडिक्ट कर रहे हैं? साल हमने माहौल देखा था। देखिए, फिलहाल जो है वो इन चीज़ों को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी पैरामीटर सेट होंगे मानसून के हवाले से। ठीक है, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि इस साल जो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मानसून सीजन अच्छा जाएगा। लास्ट ईयर के कंपेयरिंग थोड़ा सा कम जा सकता है, इतने ज़्यादा कोई एक्सट्रीम इवेंट्स ना हो, जैसे 27 अगस्त को हमने देखा कि एक ही दिन में जो है वो कराची का पूरा एवरेज बरस गया बिल्कुल सीजन का। तो इस तरीके के शायद कोई इवेंट्स ना हो,
लेकिन उम्मीद ये है कि सीज़न अच्छा है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जवाद भाई, साथ मौजूद थे आप और मौसम से मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। जब बात हो रही है और जब बात हो रही है हीट वेव की तो एहतियात कीजिए, जब भी बाहर निकलें तो कोशिश करें या तो हैट लगा कर जाएँ या ठंडा सा तौलिया यहाँ पे गर्दन पे रख लें, तो उससे भी काफ़ी बचत हो जाती है। पानी ज़्यादा पिएँ, ये बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं आगे। कराची में सनती और तिब्बी फुजले को ठिकाने लगाने के लिए जदीद प्लांट लगाया गया है। प्लांट कितना फुजला जलाने की सलाहियत रखता है और एनवायरनमेंट को किस तरह से नीट एंड क्लीन रखेगा, ये बड़ा अच्छा काम हुआ है। इस पर रिपोर्ट तैयार की है, शायान सलीम ने, आपको दिखाएंगे। घरों से निकलने वाला कचरा हो या सनतों और अस्पतालों का फुजला, कराची में कचरे को ठिकाने लगाने का कोई मौसर निजाम नहीं। वेस्ट मैनेजमेंट में महारत रखने वाले नैयर रिफत जाफरी ने अपने साथ कुछ लोगों को मिलाकर लांढी इंडस्ट्रियल जोन में एक प्लांट लगाया है जो चाइनीज टेक्नोलॉजी का हामिल है। इनका दावा है ये कराची में पहला जदीद ऑटोमेटिक प्लांट है जो यौमिया 12,000 किलो फुजला मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने की सलाहियत रखता है। जो प्लांट में तैयार किया है ये हॉस्पिटल वेस्ट जो बायो हैजर्ड होता है और केमिकल इंडस्ट्रीज़ वेस्ट, फूड एक्सपायरी वेस्ट, फार्मास्यूटिकल वेस्ट, ये जितना भी है गलत हाथों में जाने के बजाय इसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ डिस्ट्रॉय किया ताकि ये हमारे आने वाले कल के लिए जो है वो फ़ायदेमंद रहे। आने वाले दिनों में इस प्लांट के जरिए कचरे से बिजली पैदा करने का मंसूबा भी है। प्लांट को माहौल दोस्त बनाने के लिए तमाम इक़दामात किए गए हैं। फिल्ट्रेशन लगाई हुई है कि जो माल जलेगा उसका जो धुआं निकलेगा वो भी बर्न आउट किया जाएगा एक सर्टेन टेम्परेचर पर। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी चैम्बर में जो वेस्ट है वो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे चल रहा है, तो उसका जो धुआं है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे चल रहा है। उसमें जो जरासीम है वो भी किल आउट हो रहे हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी या इंडस्ट्रियल सपोर्ट करेंगे, काम आएगा तो इंशाल्लाह विद इन अ ईयर मैं इस प्लांट को वेस्ट टू एनर्जी में तब्दील कर सकता हूँ। लांढी में सनती जोन में प्लांट लगाने का मकसद सनतकारों को इसी जगह पर फजले को जदीद तरीके से ठिकाने लगाने की सहूलत फराहम करना है। कराची में हर गुजरते दिन के साथ माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है। सनती फजला माहौल को खतरनाक बनाने में अपना बड़ा हिस्सा डाल रहा है। ये प्लांट बिलाशुबा माहौल को साफ रखने में अपना किरदार अदा करेगा, मगर कराची जैसे बड़े और सनती शहर में इस तरह के कई 100 प्लांट लगाने की ज़रूरत है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। तो जनाब आगे बढ़ते हैं, अब ज़रा बच्चों की बात करते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की जहनी सेहत ख़राब कर रही है? क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि अमरीकी सेंटर बराए डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इंकशाफ किया है कि आलमी वबा के दौरान ऑनलाइन क्लासेस लेने से वालिदैन और बच्चों की जहनी सेहत पर मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों की जिस्मानी हरकत और खेल कूद के औकात कम होने से बच्चे सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। बच्चों में चिड़चिड़ापन, जिद और गुस्से की अलामात में भी इजाफा होता दिखाई दे रहा है। क्या ये मामला सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस का है या कि इसका लिंक सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन टाइम से है? चूंकि जब क्लासेस ना भी हों बच्चा फ़ोन के साथ या टैबलेट के साथ या लैपटॉप के साथ ही चिपका रहता है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम से क्या हो रहा है? पट्ठों का अकड़ जाना, जिस्म में दर्द का होना, क्योंकि ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही, आपके जॉइंट्स मूव हो नहीं रहे और इसकी वजह से आपकी सलाहियतें मुतासर हो रही हैं। इसी अहम मौजू पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर फवाद सुलेमान चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हैं आप। ही इज जॉइनिंग अस टुडे सर। वेलकम टू द शो एंड गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। आई डू एग्री जो कुछ अभी आप बता रहे थे कि स्क्रीन का क्या इम्पैक्ट है बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है या उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंसेस हैं, तो उसमें काफ़ी हद तक जो है वो जो बच्चों की जहनी सलाहियत है वो मुतासिर हो जाती है। जब वो किसी चीज़ को पहले की जो उनको आदत थी कि फ़िज़िकल क्लासेस वो अटेंड कर रहे थे, अब वो ऑनलाइन जो है क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि जहनी सेहत ख़राब हो रही है। हम ये कह सकते हैं कि किसी हद तक जो है वो उनकी जो जहनी सलाहियत है वो मुतासिर हो रही है। तो उसमें बहुत सारे बेशुमार अनासिर हैं। अगर हम उसको डिवाइड करें तो उसमें कुछ चीज़ें जो है वो हम काउंट कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर स्पेसिफिक अगर आप सवाल पूछें तो ताकि उस हिसाब से हम अपने सर पहले तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान में इस किस्म के केसेस देखे गए हैं कि
जस्ट ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस, इसी एक साल में ऐसे केसेस का रिपोर्ट होना कि बच्चा पहले बिल्कुल ठीक था लेकिन अब उसकी दिमागी सलाहियतें मुतासर हुई हैं, ऐसे केसेस देखे गए हैं, रिपोर्ट हुए हैं? जी एग्जैक्टली हाँ, दिस इज़ अ काइंड ऑफ एक्साइटिंग क्वेश्चन। बिल्कुल इस तरह के बच्चे कि इस तरह के केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि पहले सब कुछ चीज़ें ठीक थी लेकिन अब जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं या जब से बच्चों ने आइसोलेट रहना स्टार्ट कर दिया है तो उसके बाद जो है थोड़ी सी बिहेवियरल जो है चीज़ें सामने आई हैं जिसमें थोड़ा सा बच्चे का एंजाइटी ले लेना या इरिटेबिलिटी या एंगर इश्यूज़। वंस अगेन कि अगर हम कंट्रीब्यूट उसको सिर्फ एक सिंगल फैक्टर से नहीं कर सकते क्योंकि उसके साथ पेंडेमिक में लॉकडाउन की वजह से बच्चों ने घरों पर रहना स्टार्ट कर दिया और फिर ऊपर से जो है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब सामने आ रही हैं। अगर हम एक केस आपसे पूछ लें कि व्हाट इज़ द वर्स्ट केस यू हैव सीन, और जब आपने उसको डिग आउट किया, मालूम किया उसकी रूटीन क्या थी, तो वो रूटीन उस बच्चे की क्या थी और उसका एक्सट्रीम केस क्या था? हाँ बिल्कुल, आई डू रिमेंबर अ चाइल्ड हु वाज अराउंड 11 ईयर्स उनकी एज थी। अच्छा, बच्चे का पहले से प्रॉब्लम ये था कि उन्हें फोकस करने में डिफ़िकल्टी होती थी when he was taking online when he was taking physical classes। लेकिन अब जब से वो ऑनलाइन क्लासेस बच्चा ले रहा था तो उसने कहा कि मुझे फोकस करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी, राइट, कि मैं फोकस ध्यान एक जगह पर रख नहीं सकता था, डिस्ट्रैक्ट हो जाता था और मुझे समझने में डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो उस बच्चे को जो है हेल्प किया गया। याद रखिएगा एक चीज़ कि अगर ऑनलाइन क्लासेस को हम सिर्फ एक सिंगल फैक्टर को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं ऐसी जो कि प्रायरली चल रही होती हैं जी। फिर कुछ ऐसे इवेंट हो जाते हैं जिस तरह के ऑनलाइन क्लासेस की हम बात करें चीज़ें वर्स हो जाती हैं, तो उस बच्चे को हेल्प, इस तरह के केस बिल्कुल मुझे याद है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, आपने कहा कि उस बच्चे के साथ पहले ही मसला ये था कि इसका फोकस नहीं हो रहा था, तो क्या अब बच्चों में ये चीज़ ज़्यादा देखने में आ रही है कि ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों का तालीम पर ध्यान कम होता जा रहा है, रुझान कम होता जा रहा है, क्योंकि जिस जगह पर ऑनलाइन क्लास वो ले रहे हैं इर्द गिर्द बेशुमार चीज़ें हो रही होती हैं, तो ये चीज़ भी नोट में आई है कि बच्चे जो हैं वो अब ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते? एग्जैक्टली, इसमें ये है कि देखिए सबसे पहले तो ये है कि मैं टोटली डिस्करेज नहीं करूंगा ऑनलाइन क्लासेस को, वो इसलिए कि देखें रिक्वायर्ड है की सूरत हाल, हाँ रिक्वायर्ड हैं बिल्कुल, क्योंकि फिजिकल हेल्थ जो है वो ऑप्टिमम रिक्वायर्ड होती है, वो तो हमें चाहिए। अब हम पेंडेमिक का रिस्क कोरोना वायरस का तो नहीं ले सकते, लेकिन हमें थोड़ा सा माइंडफुल रहना चाहिए, हाजिर दिमाग रहना चाहिए कि क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। आपका, अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ कि हमें इन्वायरमेंटल मोटिवेशन चाहिए होती है, हमें स्टिमुलेशन चाहिए होती है इन्वायरमेंट से, राइट। एक बच्चा क्लास में बैठा हुआ होता है तो उसे स्टिमुलेशन चाहिए फोकस को मेंटेन करने के लिए, वो देख रहा होता है बाकी बच्चे भी इंटरेस्ट से जो है वो बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, क्वेश्चन को समझ रहे हैं, टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ये चीज़ें थोड़ी सी कम हो गई हैं, तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा मद्देनज़र रखना चाहिए। ठीक सर, अगर आप गाइड कर सकें एज ब्रैकेट वाइज, या यूं कर लेते हैं कि क्लास 1 से लेके 3 क्लास, फिर 4 से लेके 6 क्लास, फिर 7 से लेके 9, फिर आगे 10, फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ये जो एज ब्रैकेट्स हैं और ये जो क्लास जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, और ज़ाहिर इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है बिकॉज ज़ाहिर रिक्वायर्ड है, कुछ जगहों पर इस वक्त भी लॉकडाउन है, वहाँ स्कूल्स बंद हैं, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस बंद हैं, तो क्लासेस की रूटीन क्या होनी चाहिए, कितना बीच में ब्रेक होना चाहिए, मैक्सिमम एक दिन में कितने घंटे की क्लास होनी चाहिए या हो सकती है, और उससे अगर एक्सीड करेंगे तो ये हम ज्यादती करेंगे? हाँ, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जनरली, देखें हर एज के अपने डिफरेंट कंसर्न्स होते हैं, हम सब चाइल्डहुड से बढ़ के इस एज तक पहुँचे हैं, राइट। हर 10 साल के बाद कंसर्न्स चेंज हो जाते हैं। याद रखिएगा 5 से लेकर 10 साल की जो एज है उसको स्कूलिंग एज कहा जाता है, जब बच्चे का माइंड इस चीज़ को रिसेप्टिव हो जाता है, उसका दिमाग के वो एकेडमिक्स को समझे, राइट। हाँ। और अगर उसमें डिफ़िकल्टीज हों तो फिर बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। तो इसी तरह हर एज के अपने कंसर्न्स होते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ को हमें माइंडफुल रहना चाहिए कि हमें कैसे उनके प्रॉब्लम्स को टैकल करना चाहिए। और जहाँ तक बात आती है स्क्रीन टाइम की, तो सबसे जो छोटा एज ग्रुप है, जो हम कहते हैं कि अगर लेस देन 5 ईयर्स का बच्चा है, तो उसके लिए अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ये रिकमेंड करती है कि वो आधे घंटे से ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल ना करें। क्लास ही 2 घंटे की हो रही है सर उस बच्चे की, प्री स्कूल का बच्चा 2 घंटे बैठ रहा है मोबाइल के सामने। हाँ, तो अब मैं आता हूँ, वैसे ही मैं स्क्रीन टाइम का आपको बता रहा हूँ, राइट, कि स्क्रीन टाइम के हवाले से अब जब क्लासेस अगर हो रही हैं तो थोड़ा सा अगर हमें चाहिए कि इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए कि 18 मिनट्स टू 20 मिनट्स के बाद थोड़ा सा जो है टीचर थोड़ा सा मौजू को चेंज कर ले, ताकि उनका फोकस जो है वो मेंटेन रखा जा सके।
और एटलीस्ट अगर स्कूल आवर्स की आप बात करते हैं तो मेरे ख्याल से अब क्योंकि मजबूरी भी है साथ साथ, लेकिन ब्रेक्स जरूरी है, क्लासेस के दौरान ब्रेक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़ समझिए, तो क्लासेस की बात होगी, वो वालिदैन जो हर वक्त बच्चों के हाथ में मोबाइल दे के रखते हैं कि अच्छा बच्चा खाना नहीं खा रहा मोबाइल ले ले, ये नहीं कर रहा मोबाइल ले लो, रो रहा है मोबाइल दे देते हैं, वो भी फिर बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं। मतलब यहाँ पर आधा घंटा, और वो बच्चा जो पूरा दिन मोबाइल पे सिर्फ कार्टून्स देख रहा है या चीज़ें देख रहा है, तो वो फिर तो बच्चे के साथ ज्यादती हो गई ना। हाँ एग्जैक्टली, ये जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। अक्सर ये हो रहा होता है कि वालिदैन अपनी आसानी करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा कम करने के लिए उनको चीज़ें फ़ौरन से प्रोवाइड कर देते हैं, राइट। मोबाइल इज़ द ईजीएस्ट थिंग के जो हाथ में थमा दिया तो बच्चे ने तंग करना छोड़ दिया, राइट। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि मोबाइल के स्क्रीन यूज़ के अपने नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हैं। बच्चा लर्न कर जाता है कि अगर मैं कभी भी किसी भी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस सिचुएशन में या कोई भी मैं डिमांड कर रहा होता हूँ तो वो मुझे फ़ौरन से फुलफिल कर दी जाती है। ऐसे बच्चों में फिर स्क्रीन को हटाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो मेरे ख्याल में कि बजाय इसके आइडेंटिफाई करना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, बजाय इसके कि उसको हाथ में स्क्रीन थमा दी जाए और स्क्रीन के ठीक है कि उसके अपने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इसके होते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इसको एलेबरेट किया। 5 साल से कम है तो आधे घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम ना उनका हो, अदरवाइज़ उनकी सलाहियतें मुतासर हो सकती हैं। वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पीरियड होता है, उस टाइम पे अगर स्क्रीन टाइम ज़्यादा होगा तो बच्चे की सलाहियतें मुतासर होंगी। बढ़ते हैं आगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। आपको खबर देंगे कि शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना हाउसिंग स्कैंडल की समाअत हुई है। शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त दी है कि जज साहब कोरोना वायरस की लहर उरूज पर है, लंबी तारीख दे दें। मजीद बात करेंगे शाहिद हुसैन से। जी शाहिद। जी आज जो है 2 गवाहान बुलाए हुए थे आशियाना के केस में, और दोनों गवाहान जो थे वो रिकॉर्ड नहीं लाए, जिसकी वजह से अदालत ने उनको तौहीन अदालत के इदारे वजू के नोटिस भी जारी किए और अगली तारीख 1 अप्रैल जो थी वो मुख्तस की उनके बयानात के लिए, जिस पर शहबाज शरीफ जो थे वो रोस्टर पर आए और उन्होंने जज से कहा कि चूँकि कोरोना की जो लहर है वो काफ़ी उसकी शिद्दत है तो इसलिए तारीख जो है वो लंबी दे दें। जैसे ही ये कोरोना की जो शिद्दत वाली लहर है जब ये गुजर जाएगी तो फिर केस को मामूल के मुताबिक उसकी तारीख। शाहिद शहबाज शरीफ साहब की वैक्सीनेशन से मुताल्लिक कोई अपडेट्स हैं? जी शहबाज शरीफ की जो वैक्सीन के मुतालिक अदालत का ऑर्डर था उसके ऊपर जो है उनकी जो ऊपर है जो पहली डोज उनको लगाई जा चुकी है और दूसरी डोज जो है वो 21 दिन के बाद लगाई ठीक है। थैंक यू शाहिद, आपने अपडेट किया इससे मुताल्लिक। बढ़ेंगे आगे। फैसलाबाद का इलाका उस्मान पार्क, यहाँ पर भत्ता ना देने पर मोटरसाइकिल मैकेनिक को तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। उस्मान सिद्दीक ने ज्वाइन किया। जी उस्मान। जी बिल्कुल, ये मिल्लर टाउन का इलाका है जहाँ पे मोटरसाइकिल मैकेनिक को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। 5 अफराद थे जिनकी जानिब से बेईमाना तशद्दुद किया गया है। कुर्बान नामी ये मोटरसाइकिल मैकेनिक था जो घर वापस आ रहा था कि रास्ते में इसको रोका गया है। कुर्बान के मुताबिक उससे भत्ता मांगा गया था लेकिन उसने इनकार किया है तो इन लोगों ने इस पर तशद्दुद किया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 3 मुल्जमान गिरफ्तार है जबकि जो बाकी मुल्जमान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए जो गिरफ्तार हैं उनसे तफ्तीश में कोई मामलात सामने आए हैं? क्या ये एक गिरोह है और क्या भत्ताखोरी के इस तरह के वाकयात ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं फैसलाबाद में? जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से तो यही कहा जा रहा है कि इनसे तफ्तीश जारी है। इन लोगों ने भत्ता किस वजह से मांगा है इस चीज की भी तफ्तीश की जा रही है। मोटरसाइकिल मैकेनिक जो है उस पर तशद्दुद हुआ है, इस हवाले से भी पूछा जा रहा है कि नहीं उस्मान, इस वाक़े के अलावा क्या भत्ता मांगने वाले वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं फैसलाबाद से? इस तरह के और कोई वाकयात रिपोर्ट हुए हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में इक्का दुक्का इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं जिसपे पुलिस की जानिब से सख्ती से कार्रवाइयां की गई हैं। ठीक है उस्मान, ठीक है, आपने अपडेट किया इससे मुतालिक और इस मामले पर इस वक्त तफ्तीश हो रही। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। समा ने लाहौर की झोंपड़ियों में नई रेशमा को ढूंढ निकाला है। आवाज़ और शक्ल हूबहू रेशमा जैसी है। इनसे मिलवाएंगी दी वन एंड ओनली शाहीन शहजादी। बस कल परसों जौहर टाउन की झोंपड़ियों से उठती ये सहर अंगेज आवाज बुलबुले सहरा रेशमा जी की नहीं, मौत न आई तेरी याद क्यों आई, बल्कि 35 साला मुमताज की है जो रेशमा के गानों पर अपनी आवाज का जादू जगा रही हैं।
सजना बाजू होया हनेरा। रेशमा का ऊंचे सुरों में गाया कोई गीत हो या रवायती रुमानवी गाना, सुरों के ताल मेल में मुमताज कमाल कर देती हैं। चन पर दसिया बोल भावना बो। साडे घर मकसद कोई टीवी नहीं सी, कोई रेडियो नहीं सी, कोई कुछ भी नहीं सी, ते मैं याद कर लेंदी सी बस लोकां लई सुन के। तो शादी हुई तो शौहर ने इजाजत दी मैनू कि तुसी गाओ, तुसी अपना शौक पूरा करो। मुमताज चाहती हैं इन्हें किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर गायकी का मौका मिले ताकि वो मौसीकी के आसमान पर सितारा बनकर चमके। गुलकारा रेशमा तो अपने मदाहों को लंबी जुदाई दे गई, मगर झोंपड़ियों में रहने वाली मुमताज उर्फ रेशमा की आवाज का सहर आज भी उनकी याद दिलाता है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। चार दिन बड़ी लंबी जुदाई। खूबसूरत आवाज़। इस पर ये रिपोर्ट। मुमताज़ को टैलेंट दिखाने के लिए अब तलाश है एक प्लेटफॉर्म की। आज वो तो हमारे साथ मौजूद हैं और शिराज ने भी हमें ज्वाइन किए, जिन्होंने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया उनको ढूंढने में। शिराज और मुमताज़, आप दोनों को हम गुड मॉर्निंग कहेंगे। मुमताज़, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। बड़ी खूबसूरत आपकी आवाज़। कब से गायकी की तरफ ध्यान लगा, कब से गुनगुना रही हैं? जी सर, सब तो पहले तो मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं गांधी तो बचपन तो सी शौक सी मैनू, तो शादी हो गई, उस तो बाद फिर मेरे शौहर ने मैनू इजाजत दी, उन्होंने पता चलिया कि ये गांधी है। सही। उन्हों की इजाजत नाल सर मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, शौहर की इजाजत नाल। अच्छा मुमताज़, मुझे ये बताएं कि यकीनन शौहर की इजाज़त तो होना लाजिम है, तो अभी तक आपने जितना गाना गाया है तो क्या आप इस तरह से गाती हैं, शादियों में चली गई, ये जैसे कोई गेट टुगेदर हो गया, कोई उठना मिलना बैठना, क्योंकि पंजाब में ये बड़ा कल्चर होता है कि शाम के वक्त बैठक लगती है, तो वहाँ पर गा गा के आपने अपनी आवाज़ को इस तरह से रेशमा जी जैसी आवाज़ बना लिया, या ये शुरू से अल्लाह की एक देन थी? जी मैडम, इस तरह कि मैनू बहुत शौक सी रेशमा जी दे गीत सुनन दा, और मैं शौक नाल उन्हां दी गायकी जिहड़ी सी ना मैं शौक नाल गांदी सी, क्योंकि मैं कहंदी सी कि मैनू एक दिन ज़रूर मैं रेशमा जी तरह इस मुल्क दी खिदमत कर सकां, मैनू मौका दिता जाए सर जी। सही। शिराज, इंशाल्लाह ज़रूर रेशमा तरह इंशाल्लाह इस मुल्क की खिदमत कर सकां। ठीक है शिराज, आप ज़रा शेयर करें, कब से आप जानते हैं मुमताज़ को, कब पहली बार आपकी मुलाकात हुई, कब आपने इनकी गायकी सुनी, और उसके बाद से अब तक का सफ़र जो तय हो रहा है वो कैसा हो रहा है? जी सबसे पहले तो मैं समा टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है मुमताज़ रेशमा जी की आवाज़ समा टीवी ने उठाई, समा टीवी ने उन पे रिपोर्ट तैयार की, तो सबसे पहले तो समा टीवी का शुक्रिया। और आज से तकरीबन 6 माह पहले मेरे एक दोस्त ने मुझसे जिक्र किया कि यार एक ख़ातून को मैं जानता हूँ जो कि हू बहू रेशमा जी की तरह है। अच्छा। उनकी शक्ल भी, उनका रहन सहन भी और उनकी आवाज़ भी। तो मैंने उसे कहा यार फिर ठीक है, तुम उसको ना कभी मुझसे मिलवाना, हम उनका गीत सुनेंगे इंशाल्लाह। तो अगले ही रोज़ वो रेशमा जी को लेके तो मेरे पास घर आ गए, तो मैंने वहाँ पे रेशमा जी का गीत सुना, और आप यकीन करें कि कुछ अरसे के लिए मुझे, यानी कि जैसे मैं गीत सुन रहा था तो मुझे इस तरह लग रहा था जैसे मेरे सामने रेशमा जी खुद ही बैठी हूँ और उन्हीं की आवाज़ हो ये। तो फिर मैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी मीडिया इंडस्ट्री से ही है, तो मैंने अपने वहाँ पे हमारे डायरेक्टर साहब थे शुजात असलम साहब, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा जी हम ज़रूर इनको जो है ना वो
इनका कुछ ना कुछ जरूर और वो देखे ना, आपकी मदद थी और फिर समा ने भी इनकी हेल्प की, जैसे कि आपने समा का शुक्रिया अदा किया। समा हमेशा से ऐसे सितारों को सामने लाने की कोशिश करता है। सबसे पहले समा ने ही इनकी आवाज उठाई टेलीविजन पर, और मैं चाहती हूँ कि आज वो समा पे ही है, हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, तो वो कुछ गा दें लाइव, हम भी कुछ सुनने के, हमें भी उनका लाइव कोई गाना सुनने का मौका मिले। तो मुमताज साहिबा, मैं चाहती हूँ कि आप कोई भी एक जो कि आपका अपना पर्सनल बहुत ज्यादा फेवरेट हो, रेशमा जी का गाना प्लीज। जी मैडम, गाना सुनाए। इश्क ते आतिश दो बेड़ा पर इश्क दा डांग वधेरा आतिश साड़े कख ते काने इश्क साड़े तन मेरा मंगो नी दवा सकियो ना टूट जाए यारी है मंगो नी दवा सकियो ना टूट जाए यारी अज साडे सजना दी अज साडे सजना दी परदेस त्यारी है मंगो नी दवा सकियो ना टूट जाए यारी। क्या बात है जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुमताज़, इतनी प्यारी आपकी आवाज़, इतनी खूबसूरत गायकी, और ऐसे में ज़ाहिर है ख्वाहिशात भी होती हैं। शौहर की इजाज़त तो है, लेकिन ज़रा मुझे अपनी ख्वाहिशात तो बताएं, आगे कैसे बढ़ना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, किस प्लेटफॉर्म पर जाना चाहती हैं, कहाँ पर अपनी आवाज़ का जादू जगाना चाहती हैं? सर मैनू सब तो पहले तो सर मैं इन्हां दी समा न्यूज़ वालियां दी शुक्रगुजार हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सर मैनू मौका दिता वे ते मैं इस मंजिल ते सर बैठी हाँ। दूसरे नंबर तो सर मैं यो चाहवांगी कि मैनू इस मुल्क दी खिदमत करने वास्ते सर मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ कि मैनू मौका देवे कि इस मुल्क दी मैं सर खिदमत कर सका। बच्चों को कोई सर मेरे बच्चे पढ़ लिख जाना तो सर कोई मैं अपनी आवाज़ जड़ी है ना, जो मेरे चाहन वाले ने, जो लोग मैंने सुनने वाले ने, इस मुल्क दी, इस पाकिस्तान दी मैं सर खिदमत कर सका। मुमताज़, किन्ने बच्चे ने, केड़ी क्लास च पढ़ते हैं, थोड़ा जा घर दे हवाले नाल भी दसो सानू। सर जी मेरे बच्चे फिलहाल नहीं पढ़े लिखे। किन्ने बच्चे ने? एक बेटा वड्डा ही बस पढ़े सर, वो 9 जमाता, वो भी सर लोगों के घर मैं काम करती सी ते इस वास्ते उन्होंने ना पढ़ने पाया सी ते 9 ही पढ़िया सी सर। मैं अगे नहीं पढ़ा सकी सर, मेरे को इतना नहीं सी खर्चा, मैं कुछ दे नहीं सकी ते बाकी तो नहीं पढ़े। इनके शौहर शौहर दे हवाले नाल भी थोड़ा दसो, शौहर की करदा है? शौहर सर पहले कारोबार दिहाड़ी मजदूरी करता सी, हुण शार नहीं कर सकता क्योंकि वो ना हार्ट दा मरीज है। ते ख्वाहिश है कि तुसी आप कमाओ ते बच्चों नूं पढ़ाओ? जी सर। ते उस वास्ते की हो सकता है? कोई इवेंट च तुहानू बुलाया जाए ते ओ सही है, और की हो सकता है? और सर वो ही हो सकता है कि जो यो बच्चों वास्ते तो सर मैं मौका दिता जाए सर, मैं भी इस मुल्क की खिदमत बिल्कुल बिल्कुल इंशाअल्लाह। मुमताज़,
तो उन्हें मौका ज़रूर मिलेगा। एक और साड़ी ख्वाहिश है, एक और गीत अगर हो जाए ऐसी प्लेटफॉर्म जो तो और सुर लग जाए, मज़ा आ जाए। ठीक है सर। बिछड़े भी तुम बस कल परसों जियोगी मैं कैसे इस हाल में बरसों मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई 4 दिनां दा प्यार या रब्बा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई। ज़बरदस्त। और अब जिस तरह से वो चाह भी रही हैं कि उन्हें और बेहतर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, कि बड़ा प्लेटफॉर्म हो, पाकिस्तान की वो नुमाइंदगी कर सकें और अगर इसके ज़रिए से उनका घर चल सके तो बड़ी बेहतरीन बात है। मुमताज़, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थी। शराज, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप फिर समा की वो आवाज़ बनी, समा पे आई और जनाब एक रिपोर्ट तैयार हुई, आज हमारे प्रोग्राम में भी मौजूद थी। तो आप दोनों का बेहद शुक्रिया। और जनाब, मेरे ख्याल से कि अगर आपके अंदर टैलेंट मौजूद है ना, तो किसी ना किसी तरीके से अल्लाह मौका दे देता है, रास्ता बन ही जाता है जब इंसान कोशिश करता है। तो कोशिश आपने भी करनी है, जो आप करना चाहते हैं, जो ख्वाहिश दिल में दबी हो, उसके लिए कोशिश करना लाजिम है। वक्त हो गया ख़त्म, आपसे करेंगे नए मौज़ूआत नए मेहमानों के साथ कल दोबारा मुलाकात। रखिए अपना बहुत सा ख्याल, मास्क पहनकर बाहर जाइए, डिस्टेंसिंग को इंश्योर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।